क्रिएशन जंक्शन में। मेरा नाम है चमरी शर्मा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लेकर आया हूं। मैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो स्कूल्स में होंगे उसके लिए भी, और साथ ही साथ जो आपकी मेन लड़ाई है जिसके लिए आप अप्रैल से मेहनत कर रहे हैं, आप बिल्कुल समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स का। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं, आपके स्कूल्स में भी ये कई बार पूछे जा चुके हैं, सैंपल्स में भी इन सारे क्वेश्चंस का काफी ज्यादा जिक्र है। तो मैं इन क्वेश्चंस का आपको प्रॉपर सॉल्यूशन बताऊंगा, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा कि कैसे आपको अपने एग्जामिनेशन में लिखना है। ए टू जेड एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट इस वीडियो में, और भले स्टूडेंट जब हम एक कोई क्वेश्चन करेंगे तो भले हमारा मकसद उस क्वेश्चन पर होगा, लेकिन मैं स्टूडेंट जो भी एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो भले हम एक क्वेश्चन को सीखेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड हम कई सारे और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इन द सेम क्वेश्चंस एज वेल। समझ में आया? मतलब अगर मैं कोई आपके सामने ये वाला पहला क्वेश्चन करवाऊंगा तो इससे रिलेटेड मैं कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, क्योंकि ऐसा होता है कि बेटा हम सभी चीजें बोर्ड पे नहीं लिख सकते, हम सभी चीजें नहीं लिख सकते अपनी कॉपी पे भी, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं। तो आप स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने दिमाग में स्टोर करें। मेरी वीडियो देखने के बाद आपको जो कंसेप्ट है वो और ज्यादा स्ट्रांग होंगे, आपको जो बेसिक्स हैं वो और ज्यादा क्लियर होंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच को समझते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, और कैसे प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन एवं हल्के हाथ से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उसको फिनिश करते हैं। तो स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत मजा आएगा आपको मेरी इस वीडियो में, और मैं वादा करता हूं स्टूडेंट्स आप मेरी इस वीडियो को बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको हमारी क्लास में। बस ये शर्त है कि आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत सिंपल, बहुत सटीक, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। भले हम क्वेश्चन एक करेंगे लेकिन हम उसमें कई सारे क्वेश्चंस को, कई सारे पार्ट्स को एक साथ सीखेंगे। लिख लेना अगर बात को अच्छी लगे, और अगर वीडियो लास्ट में अच्छी लगे तो एक बार एक बढ़िया सा कमेंट छोड़ना जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। तो क्वेश्चन का शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्रूव दैट 1/√2 इज इन रिलेशन। एक स्पेशल केस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और काफी सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने में बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम होती है कि हम इसको करेंगे कैसे। अब स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे अभी मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोला कि अगर हम अपने क्वेश्चन को, जैसे इस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करके मैं आपको आंसर दूंगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम बाकी सारे और क्वेश्चंस को सीखेंगे। जैसे आप स्टूडेंट से पढ़ के जाना बेटा कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, सुन लो, लिख के रख लो, छपा हुआ क्वेश्चन है, एवरग्रीन क्वेश्चन है, लीक्ड क्वेश्चन है, 2026 के बोर्ड एग्जाम में देख लेना। या तो √2 आएगा, या तो √3, या तो √5, ठीक है ना। एक तो पार्ट होगा, या फिर प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट 7 - 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट 2√7 इज एन इरेशनल नंबर। और ये स्टूडेंट्स आपका एक स्पेशल केस है कि प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं क्वेश्चन तो एक ही कर रहा हूं, लेकिन इसमें कम से कम मैंने आपको 6 से 7 क्वेश्चन बता दिए। लिख लेना √2, √3, √5, ठीक है ना। √5 से ज्यादा कभी नहीं पूछते, और ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। देखो इसको करेंगे कैसे। देखो बेटा, सबसे पहले जब हम कोई इररेशनलिटी प्रूव करते हैं, इसको बोला जाता है प्रूफ ऑफ इररेशनलिटी। इररेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि 1/√2, जैसा कि आपने अगर क्वेश्चन अगर आपको आते होंगे, आप इसे कट से रेशनल नंबर मान लेंगे, वही गलत हो जाएगा। समझ में आया? वही गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। इसको सबसे पहले रेशनलाइज करेंगे कैसे कि 1/√2 को बताओ बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√2, और इनकी बताओ ऊपर रेशनलाइज कर दे, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से नीचे मल्टीप्लाई। बोलो, समझ में आया? 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2, हमने इसको रेशनलाइज कर दिया किससे? √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कराई, √2 से नीचे मल्टीप्लाई करें। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। देखो 1/√2 इज इक्वल टू √2। अब भैया आपको पता है कि √2 इंटू √2 क्या होता है? 2 होता है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको इसलिए मैंने ये किया है ताकि मैं डिनोमिनेटर से रूट हटा सकूं। आपको याद होगा जब आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी इररेशनल नहीं होना चाहिए। क्या डिनोमिनेटर निगेटिव है? नहीं है। क्या डिनोमिनेटर 0 है? नहीं है। क्या डिनोमिनेटर इररेशनल है? नहीं है। बढ़िया, क्या बात है। तो अब स्टूडेंट्स हम करेंगे लेट √2/2 क्या हो जाएगा? बोलो, अगर बोलो, इज आ रेशनल नंबर। अब हम इसको क्या मानेंगे? रेशनल नंबर मानेंगे। समझ में आया? अब हम बेटा इसको क्या मानेंगे? रेशनल नंबर मानेंगे। और जो भी रेशनल नंबर होता है उसे हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? बोलो बेटा, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लगे हाथ तो इसको क्या मान लेना? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। हम इसमें थोड़ी सी स्पीड भी मेंटेन करके चलेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम इसमें सीखेंगे भी, तो थोड़ा स्पीड का भी हमें मेंटेन करके चलना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप इसको समझा दें कि वेयर P और Q क्या है। वेयर P and Q are
को प्राइम इंटीजर्स। क्या बात है भाई, बताएंगे को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड जो q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। मैंने आपको अभी बताया कि अगर डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो जाता है तो वहां पर जो क्वांटिटी है वो क्या आ जाती है, इनफाइनाइट आ जाती है, तो वहां पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। तो बताओ √2 इक्वल टू p अपॉन q हो गया। अब भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो ये लो हमने करा दी √2 की मल्टीप्लाई q से और इनटू में 2 इंटू p। बोलो अब यहां से स्टूडेंट्स आप एक चीज देखें, √2 की मल्टीप्लाई q से करा दी और 2p की मल्टीप्लाई p से करा दी, तो ये 2p हो गया। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहां से p की वैल्यू को निकालें तो क्या ये आ जाएगा √2, ठीक है ना। यहाँ पे अगर p की वैल्यू निकाले √2 अपॉन 2 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, बोलो बेटा p आ जाएगा। तो इसमें स्टूडेंट्स जो मेन स्टेप था वो यही था कि 2√2, तो यहां पर हो जाएगा √2 इंटू q इक्वल टू 2 इंटू p। अब स्टूडेंट्स आप एक बात हमारी ये ध्यान रखो कि इस वाली इक्वेशन को आप जरा ध्यान से देखो, इस वाली को, क्या जो 2p है, क्या 2p इज अ रेशनल नंबर है, बोलो हाँ भाई, भैया 2p तो रेशनल नंबर है ही। क्या जो q है वो भी रेशनल नंबर है, बोलो भाई, अभी हमने p और q क्या माने, को प्राइम इंटीजर्स हुए तो है तो रेशनल नंबर यही। अब देखो क्या जो 2p है वो रेशनल नंबर है, क्या जो q है वो रेशनल नंबर है, तो q अपॉन 1 में लिख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर ये देखो कि जो √2 है, बट वी नो दैट √2 क्या है बेटा, √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। जो √2 है वो यहाँ पर क्या है, इर्रेशनल नंबर है भाई, बिल्कुल सही बात है। और आप ये जानते हैं कि सिंस इर्रेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर, ये कभी भी स्टूडेंट्स रेशनल नंबर के बराबर नहीं होता। ये लाइन आपको जरूर लिखनी है कि जो इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर के मल्टीप्लाई कराएं तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा, इर्रेशनल के बराबर आएगा। इसका मतलब ये है कि वो कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर आवर असम्पशन इज रॉन्ग, सो वी कंक्लूड दैट √2 अपॉन 2 या फिर 1 अपॉन √2 क्या हो जाएगा, इज एन इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। देखो बढ़िया क्वेश्चन, आपको बस यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये वाला जो स्टेप है बेटा वो एक मेन स्टेप है, बस इसी से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तो आप सीधा सीधा बेटा क्या मल्टीप्लाई करा देंगे, देखो फिर इसके बाद सीधा सीधा आप यहाँ पर √2 इंटू q करवा देंगे, 2 की मल्टीप्लाई आप p से करवा देंगे, तो सीधे सीधे आपका ये आंसर बन जाएगा। अगर आपने ये स्टेप लिख दिया, इन रेशनल नंबर इंटू रेशनल नंबर कभी भी बराबर नहीं होगा रेशनल नंबर के, फिर आप देखना यहाँ पर कि देयरफॉर आवर असम्पशन इज रॉन्ग, सो वी कंक्लूड दैट √2 इज 1 अपॉन √2 इज इर्रेशनल नंबर। तो ये पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम आते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन की तरफ जल्दी से, ठीक। बाकी ऐसे क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई और तरीका भी इसका सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये कि अगर आपने ये लाइन लिखी है तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन वाले नंबर मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पर आपके सामने लिखा है कि गिवन दैट HCF 306,657 इक्वल टू 9 एंड LCM हमें फाइंड करना है। स्टूडेंट्स अगर आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये भी कई ज्यादा एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आप क्या करना, जो बड़ा नंबर हो उसको ले लेना A 657, ठीक है भाई। जो छोटा वाला नंबर हो उसको बेटा क्या ले लेना, 306 ले लेना। मतलब 306 मतलब ये है कि जो बड़ा वाला नंबर है उसको A मानना, जो छोटा वाला नंबर है उसको B मानना, ठीक है। आपने स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि HCF इंटू LCM विच इज इक्वल टू में क्या होता है, A इंटू B होता है। यानी मतलब ये कि HCF into LCM is equal to product of two numbers. Therefore we can say that HCF into LCM is equal to A into B. HCF into LCM क्या आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है यार। तो कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा जब आप HCF निकालते हो तो प्रोडक्ट ऑफ, बोलो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर होता है। जेसी में स्टूडेंट्स कंफ्यूजन होती है वो मैं आपकी क्लियर करता हूं। यहां पर लिखा है HCF, यहां पर लिखा है LCM, इसमें देखो इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हो तो आप इसमें लेते हो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। समझ में आया? HCF में आप क्या लेते हो, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स, और LCM में आप लेते हो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। ध्यान रखना, गड़बड़ हो जाती है, बच्चा HCF में हाईएस्ट समझता है तो वहां पर हाईएस्ट पावर लगा देता है। HCF का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, LCM का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। ध्यान रखना, तो ठीक है ना। तो HCF हमें कितना दे रखा है, बोलो बेटा 9 दे रखा है, हमें LCM निकालना है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसकी मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 306 इंटू में कितना हो जाएगा बेटा, 657 हो जाएगा। देखो HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B, सही है ना। HCF की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है। LCM मुझे निकालना है, A की वैल्यू कितनी है 657, B की वैल्यू कितनी है 306। तो यहां से अगर बेटा मैं LCM की वैल्यू निकाल लूं तो यहाँ पर 306 और 657 और अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब तो बेटा सॉल्व कर सकते हो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो यहाँ पर बचा 3, 9 4 जा 36, तो 34 इंटू 657 2 2 6 3 8 कुछ ऐसे करके आंसर आएगा। बाकी आप इसकी मल्टीप्लाई करवा लेना, ये आंसर कोई एग्जैक्ट नहीं, मुझे पता नहीं
कुछ ऐसे करके आएगा 657 और 334 की मल्टीप्लाई करवा लेना। तो बाकी मेरा मतलब ये नहीं कि मैं आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना सिखाऊं, मेरा मतलब ये है कि मैं आपको कंसेप्ट बनाना सिखाऊं। समझ में आ गया? या 22638 जो भी है इसका आंसर आएगा, बाकी आप 34 इंटू 657 की मल्टीप्लाई करा देना, मैं आगे बढ़ रहा हूं। समझ में आया? अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आ जाए, तो जैसे मान लो अगर नंबर आ जाए 12, 15 और 21, तो उनका एलसीएम निकाल, उनका देखो मतलब प्राइम फैक्टर से निकाल लेना, और जो ज्यादा पावर के उसमें एलसीएम आ जाएगा, जो कम पावर होंगे एलसीएम। बाकी ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप चाहें उन वीडियो को भी देख सकते हैं, बहुत यूजफुल वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है। आप समझ गए होंगे मेरा मानना है। बाकी इसमें मल्टीप्लाई पर मत जाना, मैं फिर से कह रहा हूं 34 इंटू 657 की मल्टीप्लाई आप सेकंड थर्ड क्लासेस सीखते हुए आ रहे हो। समझ में आया? तो इसमें हम आते सीधा सीधा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको कोई पर्सनल मत लेना, मल्टीप्लाई करा लेना, ठीक। अब आता हूं मैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि बेहद बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हमें कैसे पता लगता है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कि ये जो 6 की पावर n है, ठीक है, ये 0 पर एंड होगा या 0 पर खत्म होगा या नहीं होगा, जहां पर n क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर 0 अगर उसमें आ जाए तो वो होल नंबर हो जाते हैं, पूरी सीरीज हो जाती है वो, ठीक। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि सर एक ट्रिक बता दीजिए कि हम अगर कोई नंबर को 0 पर वो कब खत्म होगा, तो बताओ बेटा जो 6 की पावर n है, क्या हम उसे 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकते हैं? बोलो बोलो बेटा, क्या बात है, बोलो क्या बात है। 6 के मतलब अगर, अरे यार अगर आप प्राइम फैक्टर लो 6 के, तो 2 3 जा 3 बन, अरे सर समझ में आ गया, सर समझ में आ गया, बस क्या बात है, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। 6 की पावर n को लिख सकते हो ना 2 इंटू 3 की पावर n। आप बेटा एक बात बताओ, जैसे 10 के प्राइम फैक्टर लो, 2 5 जा 5 बन जा, बोलो सही है। आप 20 के प्राइम फैक्टर लो, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। आप 30 के प्राइम फैक्टर लो, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। तो हम इसमें सीखते क्या है, अगर कोई नंबर 0 पर खत्म होगा तो उसके पास 2 और 5 दोनों होने चाहिए। समझ में आया? अगर कोई भी नंबर 0 पर खत्म होगा तो उसके पास 2 एंड 5 बोथ प्राइम फैक्टर होने चाहिए। देखो यहां पर अगर 10 है तो 10 के पास क्या 2 है, जाहिर सी बात है। क्या 10 के पास 5 है, जाहिर सी बात है। सर बेटा समझने की कोशिश करना प्लीज, ठीक है ना। यहाँ पर जो 10 है ना, तो यहाँ पर इसके पास देखो क्या है, 2 भी है, इसके पास क्या, देखो एक से काम नहीं चलेगा। अगर आपके मन में सवाल आ रहा होगा क्या सर अगर किसी के पास 2 है या किसी के पास 5 है तो क्या वो 0 पर खत्म होगा, कभी नहीं होगा। समझ में आया? उसके पास 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। 2 एंड 5 दोनों उसके पास प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर आपको पता है जिनके सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ इसके फैक्टर हो। समझ में आया? अब जैसे 5 है वो सिर्फ 5 से कटेगा और 1 से कटेगा, तो ऐसे नंबर जिनका 1 फैक्टर हो, ठीक है, और खुद वो फैक्टर हो, तो वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं। आप यहाँ पर 20 की बात कर सकते हैं, 20 के पास 2 भी है और 5 भी है। 30 की आप बात करें, इसके पास 2 भी है बेटा और 5 भी है। तो समझ में आया? तो हम इसमें एक जनरल लिख सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर अगर 0 पर खत्म होगा तो उसके पास कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 2 की पावर m और 5 की पावर n। देखो समझ में आया? इफ एनी नंबर कैन एंड विद डिजिट 0, लिख लेना बेटा इसके पर, क्योंकि अब इसमें पूरी लैंग्वेज लिखा जाएगी। आप ऐसे लिखना कि 6 की पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3 होल की पावर n। अगर बेटा तुमने जो एग्जाम पे दिखा रहे तो एग्जामिनर कदे प्यार हो जाएगा एग्जामिनर को तुमसे। समझ में आ गया? अगर तुमने ये दिखा दिया ऐसे करके लिख के, तो कतई एग्जामिनर तुमसे प्यार करने लगेगा, ऐसे समझो तुम। देखो बेटा मेरा मानना है कि जो मैथ है, मैथ किसी की नहीं होती। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें सबसे ज्यादा धोखा देता है। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन फिर कर नहीं पाओगे आप। तो समझ में आया? तो अगर मैं थोड़ा सा गहरी बात करूं कि इतना जो धोखा है वो एक लड़की नहीं देती है, कि इतना धोखा प्यार हमें नहीं देता है जितना धोखा हमें मैथ देती है। क्या बात है, ओहो बहुत गहरी बात है कि जितना धोखा हमें अपना प्यार नहीं देता है, जितना धोखा हमें कोई लड़की नहीं देती है, उतना धोखा हमें मैथ देती है। तो समझ में आया? तो मैथ किसी की नहीं होती है, प्रैक्टिस करोगे। जैसे कोई लड़की तुम्हारी कभी नहीं हुई, लेकिन अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं करी तो मैथ भी तुम्हारी कभी नहीं होगी। बहुत गहरी बात है, इसको बहुत डीपली ना ले लेना, समझने की कोशिश करना। तो अगर तुम ये दिखा दे एग्जामिनर को, पता तुमसे लव हो जाएगा, ट्रू लव हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे समझो। और ट्रू लव नेवर डाई। समझ में आया? तो ट्रू लव होता है वो कभी खत्म नहीं होता है। क्या है? तो यहां पर स्टूडेंट्स अगर हम कोई q इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इफ अ नंबर कैन एंड विद डिजिट 0 इफ इट कंटेन्स 2 एंड 5 बोथ देयर प्राइम फैक्टर्स, कि अगर कोई नंबर 0 पर एंड होगा तो उसके पास 2 एंड 5 बोथ प्राइम फैक्टर होने चाहिए। अब क्या जो 6 की पावर n है, क्या इसके पास 2 तो है लेकिन इसके पास 5 नहीं है, तो क्या 6 की पावर n कभी 0 पर खत्म होगा? जी नहीं होगा। तो आप लिखेंगे 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। If a number
is end with if a number is ending with digit 0, it contains 2 and 5 both of their prime factors, and then it can be written as q is equal to 2 की power m into 5 की power n. But in this case q is not equals to 2 की power m into 5 की power n. अगर बेटा आपने दो चीजें इसमें लिख के दिखा दी, अगर आपने ये चीज लिख के दिखा दी इतनी सी जो मैंने बॉक्स बनाई है, और आपने ये लिख के दिखा दिया q is not equal to 2 की पावर m into 5 की पावर n, वो तो भागा चला आएगा एग्जाम में तुम्हारे घर पे, ठीक है ना। उसको लिख के जरूर दिखाना कि जो q है, क्या मतलब ये अगर कोई नंबर 0 पर तभी खत्म होगा जब उसके पास 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर होने चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अब आपके एनसीईआरटी बुक में, ये भी एनसीईआरटी का है, 4 की पावर n है, उसको ट्राई करना। 4 की पावर n को कैसे लिख सकते हो, 2 into 2 होल की पावर n। अब क्या ये 0 पर एंड होगा, इसके पास 2 है, क्या इसके पास 5 है? देखो हो गया। हमने क्या कहा, हम क्वेश्चन भले ही एक सीख रहे हैं लेकिन उससे रिलेटेड हम कई सारी बातों को सीख रहे हैं। क्या जो अब देखो जो भी नंबर 0 पर खत्म होगा उसके पास 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो ये तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में भी बेटा आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके शॉर्ट में भी आ सकते हैं। समझ में आया? तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, इसको बच्चों साथ साथ नोट करते चलना, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर कोई नंबर 0 पर खत्म होगा तो उसके पास 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर होने चाहिए। ये वर्ड आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर। अब स्टूडेंट्स हम लोग फटाफट से बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इससे रिलेटेड जो ग्राफ्स हैं, ये कुछ जरूरी नहीं है बेटा कि यही ग्राफ आए, लेकिन जो कंसेप्ट है उसको सीखना। इसमें लिखा है इन दिस ग्राफ कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीरोस। आपको स्टूडेंट्स इस ग्राफ को देखकर इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं कि हम इस ग्राफ में कैसे कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। आप देखें कितने अजीबोगरीब ग्राफ बने हैं, ये कितने अजीबोगरीब ग्राफ बने। आपको क्या मेरा मानना है कि आप सोच रहे होंगे कि सर एक ऐसी ट्रिक पता लग जाए कि चाहे मेरे पास कितना भी कठिन ग्राफ आ जाए पेपर में, हम उसके नंबर ऑफ जीरो सेकंड में बता दे। तो बस थोड़ा वेट करो और सुनो। वो कहते हैं ना कि सबर करो, सबर का फल मीठा होता है। क्या ग्राफ के बारे में जानते हो? क्या 2D प्लेन होता है? आप ये जानते हो एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, बोलो। एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं और वाई एक्सिस को वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो ये प्लेन कुछ ऐसे करके होता है, ऐसे ऐसे, इधर एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल ये है, वर्टिकल ये है, हॉरिजॉन्टल ये, वर्टिकल ये, हॉरिजॉन्टल ये, वर्टिकल ये। सुनो ध्यान से, आप ये देखना बेटा कि उस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर काटा है। समझ में आ गया? आपके सामने कोई भी ग्राफ बना हुआ है, उस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटा है। एक्स का मतलब क्या होता है रियल लाइफ में आपकी एक्स, और इसमें क्या है ग्राफ में मतलब एक्स का मतलब होता है कटना। वो चाहे ग्राफ कटे या फिर चाहे आपका कटे, बात देखिए, वो गहरी बात है, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से फटाफट आ जाओ, ठीक है ना। तो इसमें आपको ये देखना है कि ये जो ग्राफ बना है आपके सामने, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर काट रहा है। देखो क्या ये ग्राफ आपको एक्स एक्सिस में कहीं को कटता हुआ दिख रहा है? एक्स एक्सिस तो ये है, ये तो वाई एक्सिस है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? एक भी नहीं। इसमें देखो 1 2, यहां पर टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? बोलो 2 हो जाएंगे। देखो यहां पर वो उससे नहीं 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 सॉरी बेटा सॉरी, यहां पर जो इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे? 1 होंगे, क्योंकि यहां पर आप देखो कि इसने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट किया है? एक ही जगह पर कट किया है। यहां पर आ जाओ, इसमें देखो ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। जल्दबाजी मत करना नहीं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। देखो एक्स एक्सिस को एक जगह काटा है, 2 जगह काटा है, तो इसके कितने ग्राफ, इसके कितने जीरो हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। यहां पर देखो ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। देखो 1 2 3 और 4। देखो कितनी बढ़िया मैंने आपको ट्रिक बताई है। कोई सा भी बेटा आपके सामने दुनिया का कोई ग्राफ मिल जाए, आप देख लेना कि उस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट किया है। उस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट किया है? अगर एक भी जगह पर कट नहीं करा है 0, जितनी जगह पर उसने एक्स एक्सिस को कट किया है वो क्या हो जाएगा? उसके नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा। बहुत फेमस क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2। ठीक है भाई, अब आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो जीरोस होते हैं पॉलिनोमियल को, एक को क्या कहा जाता है? अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आपके सामने बेटा दे रखी है -3, और एक कहा जाता है बीटा। बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। ठीक, अल्फा प्लस बीटा बेटा क्या होता है? बोलो, अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालें तो बताओ क्या हो जाएगा? जो -3 + 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? -1। बोलो सही है ना। अल्फा प्लस बीटा तो वैसे -3/a होता है, खैर हमें उसमें वो नहीं निकालना, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अब स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन जिसमें दो टाइप के पूछे जाते हैं, मैं दोनों टाइप के लेकर आया हूं।
या फिर आपके सामने पहले से आपको जीरो दे रखे होंगे गए होंगे, जैसे आपको ये जीरो दे रखे गए होंगे अल्फा और बीटा, आपसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो, या फिर आपके सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे होंगे, आपसे कहा जाएगा अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी मैं करा रहा हूं। देखो अल्फा प्लस बीटा, देखो माइनस 0 2 में से इतना प्लस माइनस तो कर ही लोगे बेटा, और अल्फा इंटू बीटा की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, -3 इंटू 2, -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चे, -6 हो जाएगा। अब आप एक फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा होगा, तो अगर आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। बोलो क्या ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो कहने का मतलब ये यार हाफ ईयरली आ रहा है, प्री बोर्ड आ रहा है, तो आप अगर हम स्पीड नहीं पढ़ाएंगे तो कब पढ़ाएंगे। देखो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अगर आप क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा x और माइनस अल्फा बीटा गामा। याद करो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके सिलेबस में नहीं है, x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा x और माइनस अल्फा बीटा गामा। तो क्या यहाँ पर तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सीन है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर जो a b और c होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको इसकी, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप वैल्यू लगा ले, यू कैन गेट योर आंसर। तो यहाँ पर x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, -1 निकाली। देखो ये माइनस साइन ऐसे ही रहेगा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, -1, और x और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -6 निकाली। अब इसको आप सही करके लिख लीजिए, x स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस x माइनस 6, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप चेक कर सकते हैं कि जो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है बच्चे वो कितनी यहाँ पर आ रही है, 2 आ रही है। And a polynomial having degree 2 known as a quadratic polynomial and its standard form is x square plus bx plus c equal to 0 where a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। अब आपके सामने स्टूडेंट्स आता है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बेहद ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने जो पॉलिनोमियल दे रखा है, जैसे यहाँ पर आप ये देखें कि ये जो पॉलिनोमियल है वो y है, तो मैं इसको कहूंगा पॉलिनोमियल ऑफ y 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस y। तो py का मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ y, मतलब y का पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ y मींस दैट कि y का बेटा क्या, पॉलिनोमियल। अब यहां पर आप देखो कि ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद, ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, हम इस इक्वेशन को बेटा कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। देखो तो यहां पर बेटा आप खुद बता दो, a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू 7 आ जाएगी, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक, निकालो आंसर। बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b अपॉन a होता है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी माइनस की 7/2। बोलो अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a होता है कि नहीं, तो माइनस a और 7/2। और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, c अपॉन a होता है, c अपॉन a मींस दैट 5/2 होता है कि नहीं। अब इसमें हमें ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा एक ब्रैकेट में कर ले रहे हैं, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा मैं एक ब्रैकेट में कर ले रहा हूं, जिससे कि जब मैं वैल्यू को रखूं तो मुझे कोई भी दिक्कत ना हो। कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर आपके सामने कोई सा भी पॉलिनोमियल दे दिया जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं, जैसे ये तो आसान था, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, आपसे 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा वैल्यू पूछ सकते हैं, घबराना नहीं। 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन, या फिर ऐसे कर सकते हैं 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, घबराना बिल्कुल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 अपॉन अल्फा बीटा करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -2/7। तो तरीका समझो, घबराना नहीं है। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर पूछेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो कहने का मतलब यार तरीका सीखे, सिर्फ और सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने ये निकाली है, कितनी है, -7/2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, प्लस में 5/2। अब बेटा ये तो मिलेगा, अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ तो भी सॉल्व कर लेगा, -7/2 प्लस 5/2। आप बेटा एलसीएम ले ले, कितना आ जाएगा 2। अगर एलसीएम क्या होता है, अगर एलसीएम सेम है तो ऊपर जुड़ रहा होता है तो जुड़ जाता है, घट रहा होता है तो घट जाता है। 7 प्लस 5, तो 7 में से 5 गया, कितना हो गया, -2/2, और -2/2 आंसर कितना आ गया, -1। लो कितना अच्छा क्वेश्चन था, देखो हो गया क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट को जरूरी नहीं है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा में भी आए, ये अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा माइनस बीटा में भी आ सकता है, 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा में आ सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन एक लीड क्वेश्चन है, 100% आपकी जो मेन लड़ाई है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और हो सकता है कि जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड के अगर पेपर बन जाए तो हो सकता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन बेटा इस प्रकार से भी देखने को मिल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से भी आ सकते हैं, या फिर 1 अपॉन रेसिप्रोकल में भी आ सकते हैं, स्क्वायर में भी आ सकते हैं, मल्टीप्लाई में आ सकते हैं। खैर घबराना नहीं, तरीका सीखना हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप क्वेश्चंस को लिखते चले जाएं। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, आगे आने वाले क्वेश्चन इससे भी बढ़िया होंगे, और वो भी आप उसमें वीडियो में हमारी बने। अब स्टूडेंट मैं आपके सामने और भी बढ़िया बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूं,
इसके साथ आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है बेटा कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको जीरोस निकालने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। अभी तक स्टूडेंट्स या तो हमारे पास जीरो दे रखे गए होते थे, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होता था, या फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा हो गया होता था तो हमें उसके जीरोस निकालने पड़ते थे। लेकिन अब क्या है, हमें जीरोस निकालने और उनके जीरोस और कोफिशिएंट को वेरीफाई करना है। क्या बात है, तो जरा देखो, जरा ये पार्ट स्टूडेंट्स आपके सामने जो ये लिखा हुआ है, ये बताओ u का पॉलिनोमियल है, तो इसे मैं पॉलिनोमियल ऑफ u कह देता हूं, u का पॉलिनोमियल। तो देखो बेटा 4u² + 8u, क्या सर ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं? क्या बात है, क्यों नहीं आ सकते? तो भाई ये आपके सामने लिखा हुआ है 4u² + 8, इसको मैं बहुत अच्छे ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। देखो बेटा ध्यान दो जरा, तो क्या इसमें से मैं 4u ले सकता हूं कॉमन? जरा देखना, क्या इसमें से 4u ले सकता हूं? हाँ सर ले सकते हो। तो क्या u + 2 बचेगा? बोलो, तो क्या pu की वैल्यू 0 आ गई? अब हमें क्या निकालने हैं? जीरोस निकालने हैं। हमें 0 निकालने तो इसको किसके बराबर लगाओगे? 0 के बराबर लगाओगे। तो यहां से अगर 4u की वैल्यू 0 के बराबर है तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? बोलो 0। अगर u + 2 0 के बराबर है तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। बस हो गया काम। तो एक वैल्यू आपके सामने अल्फा आ गई, एक वैल्यू क्या आ गई आपके सामने? बीटा। बस क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो pu = 4u² + 8u, आपने यहाँ पर 4u बेटा कॉमन ले लिया है तो अंदर बचेगा, जाहिर सी बात है, u + 2। तो यहाँ पर 4u 0 के बराबर। अगर हमें 0 निकालना है तो भाई हमें अपने पॉलिनोमियल को 0 का ही तो बराबर रखना पड़ेगा कि नहीं? तो यहाँ पर 4u की वैल्यू 0 के बराबर हो गई और u + 2 0 के बराबर हो गया। इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ u = 0, u की वैल्यू -2। ठीक, हम यहाँ पर साथ ही साथ में सॉल्व करेंगे। आप हेडिंग डालेंगे वेरीफाई। अल्फा + बीटा क्या होता है? अल्फा + बीटा पहले तो जोड़ लो। अल्फा + बीटा देखो 0 × -2, तो ये कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया? और यहां पर अगर आप इसको वेरीफाई करके देखेंगे तो जरा एक चीज आप ये देखो कि अगर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4u² + 8u, तो यहां पर आप ये देखें कि कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है, x² + bx + c। तो यहां पर जो कांस्टेंट वाला टर्म नहीं, तो हम इसे 0 तो मान सकते हैं ना। तो अल्फा + बीटा क्या होता है बेटा? बोलो अल्फा + बीटा होता है -b/a। तो यहां पर b की वैल्यू क्या है? बोलो 8/a की वैल्यू क्या है? 4, तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो कितना आ गया? देखो b/a आ गया, देखो -2। तो ऐसे करके इसको वेरीफाई करेंगे। अल्फा × बीटा देखो बेटा क्या होता है? c/a। तो यहाँ पर अल्फा × बीटा की वैल्यू क्या है? तो ये तो -2 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। और c/a तो 0/4 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये बहुत मैंने फास्ट करा दिया है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पर मैंने 4u कॉमन ले लिया, कहोगे सर हाँ ले लिया आपने कॉमन, तो अंदर u + 2 बचा। तो यहाँ पे अगर हम अपने पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखेंगे तो भाई हमें या तो 4u 0 के बराबर होगा या तो u + 2 0 के बराबर होगा। तो यहां से u की वैल्यू 0, u की वैल्यू -2। अल्फा + बीटा क्या होता है? -b/a तो होता है ना। तो -b/a तो अल्फा + बीटा को जोड़ो, 0 और -2 कितना होगा? -2। और अल्फा × बीटा क्या होता है? -b/a तो -8/4 कितना आ गया? -2। बेसिक है। अल्फा × बीटा 0 × -2, 0 किसी से मल्टीप्लाई करो 0, और c/a 0/4, इट मींस दैट 0 = 0। अब स्टूडेंट्स आते हैं बी पार्ट पे। अच्छा क्वेश्चन था, बी पार्ट और भी अच्छा क्वेश्चन है। ये है स्टूडेंट्स टी का पॉलिनोमियल, तो इसे मैं pt कह देता हूं, और t² - 15। सर ये क्या बला आ गई भाई? तो देखो अच्छा, तो pt है तो क्या हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं t² और माइनस का √15 का होल ऑफ स्क्वायर। देखो ना a² - b², तो t + √15, और क्या हो जाएगा बेटा? t - √15 हो गया काम। बस t² भैया 15 को √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो देखो a² - b², a + b, a - b। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का √15। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस का √15। अल्फा + बीटा जरा देखो, अल्फा + बीटा देखो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0। अल्फा × बीटा कितना हो जाएगा? -15 हो जाएगा। अब अल्फा × बीटा क्या होता है? b/a होता है, माइनस का। तो माइनस का b/a, देखो यहां तो x² + bx + c, यहाँ पर तो b का जो टर्म है वो है नहीं, तो ये तो 0 = 0 ही आ जाएगा। और अल्फा × बीटा क्या होता है? c/a, तो -15/1 कितना आ जाएगा? -15 = -15। तो ये क्वेश्चन था, ये भी मैंने थोड़ा सा जल्दी में कर दिया क्योंकि मैं आपको पहले समझा चुका हूं। मेरे कहने का मतलब ये थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादा कुछ दम नहीं है। तो t + √15, t - √15, अल्फा × बीटा को जोड़ो, अल्फा × बीटा को मल्टीप्लाई कर दो, बस अब आ जाओ बेटा इस वाले क्वेश्चन पे। ये स्टूडेंट्स हॉट क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो आंसर नंबर 8 मेरा मानना है हो जाएगा, यहां तक हो जाएगा। देखो fx = abx² प्लस b² - ac, x - bc। अरे भाई
कहोगे सर क्या ऐसे भी क्वेश्चन देखो स्टैंडर्ड का है भाई, क्यों नहीं आ सकता। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई करना है तो सबसे पहले अंदर इसकी मल्टीप्लाई कराओ भैया। देखो ये हो जाएगा ab x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा b स्क्वायर x माइनस ac x माइनस bc। क्या बात है भाई, देखो समझ में आ रहा है। हाँ भाई आ रहा है, मल्टीप्लाई तो करिए अंदर। देखो जो कॉमन मिल रहा है पहले वो कॉमन लो इसमें से। क्या कॉमन मिल रहा है, bx कॉमन मिलेगा है ना। bx अगर इसमें कॉमन मिलेगा तो अंदर क्या बचेगा जरा ये देखें हम पहले। अगर इसमें से देखो a तो इसके पास है नहीं, अगर इसमें से b कॉमन मिल गया तो अंदर बचेगा इसमें ax बचेगा, बोलो सही है ना। a बचेगा और x बचेगा, प्लस में क्या बचेगा b बचेगा। इसमें से माइनस साइन अगर आप कॉमन ले, इसमें से क्या कॉमन मिल जाएगा, देखो इसमें से a c x है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ c है तो यहाँ पर माइनस का c कॉमन ले लो। यहाँ पर c आप यहाँ पर कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा, क्या बचेगा बोलो, ax प्लस b तो बचेगा। देखो ax प्लस b तो बचेगा इसमें, और क्या बचेगा इसमें, देखो माइनस या फिर ax प्लस b बचेगा इसमें, ठीक है ना। तो यहां पर आप अगर ये देख लें कि bx अगर हमने कॉमन लिया है तो ax प्लस b और माइनस सी ax प्लस b बचेगा, ठीक है। देखो ये दोनों टर्म जो है ब्रैकेट हमारे सेम हो गए, तो fx की वैल्यू यहां पर क्या आ गई, bx माइनस सी, और यहां पर एक वैल्यू मेरे पास बेटा क्या आ गई, ax प्लस b, ठीक है ना। अब हमें इसे जीरो के बराबर लगाना है तो यहाँ पर जीरो के बराबर लगा दो इसे, तो bx माइनस सी इक्वल टू जीरो और ax प्लस b इक्वल टू जीरो। अब कर लोगे बताओ, क्या bx की वैल्यू c के बराबर आ जाएगी, x की वैल्यू मुबारक हो c अपॉन b, बोलो बहुत बहुत शुभकामनाएं, x की वैल्यू c अपॉन b आ गई। बोलो बेटा ax इक्वल टू क्या आ गया, माइनस b, द वैल्यू ऑफ x इज क्या आ गया, बोलो बेटा माइनस b अपॉन ए, तो ये वैल्यू बीटा हो गई कि नहीं हो गई, ये वैल्यू अल्फा हो गई कि नहीं हो गई। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा को अगर आप जोड़ोगे तो c अपॉन b और माइनस का b अपॉन a, ठीक है ना। तो यहां पर ये आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कराओगे ac माइनस का b स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, ab आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा को जोड़ो c अपॉन b इंटू माइनस b अपॉन a, तो यहाँ पर ये देखो c कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का c अपॉन a। अब बोलो, अब यहाँ से आप कर लोगे कि देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस b अपॉन a, और माइनस b आपके सामने क्या है, b स्क्वायर माइनस ac, ठीक है ना, और अपॉन में a आ जाएगा, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस ac अपॉन में, जब इसको कैंसिल करोगे तो यही बन जाएगा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा c अपॉन है, तो ऐसे करके आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। जब आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप माइनस b अपॉन a लगाओगे तो आपका यही आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर ac माइनस का b स्क्वायर अपॉन ab, जब आप इसको ऐसे करके लिखेंगे ac अपॉन ab और माइनस का b स्क्वायर अपॉन ab, तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे इसको मैं अलग स्लाइड पर सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन अभी मैंने आपको 1 2 3 5 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं बेटा। इसमें देखो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, इसमें देखो एक मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको इक्वेशन बना के दे दूं ना बेटा, अगर मैं आपको इक्वेशन बना के दे दूं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है कि इसमें करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर इसमें आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दी, फिर हमने आपको ये बना के दिखा दिया। तो अगर मैंने अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के दिखा दी तो क्या आप प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं। मेरा मेन मकसद है कि आपको कंसेप्ट सिखाना। अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने आपको निकालना सिखा दी, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूरी निकाल के दिखा दी, अल्फा इंटू बीटा की पूरी वैल्यू निकाल के दिखा दी। बस आपको वेरीफाई करना है, वो आप खुद ही कर सकते हैं। वैसे आएगा यही कि जब आप इसको कैंसिल करेंगे, कॉमन भी इसमें माइनस साइन हो सकता है, कॉमन भी लिया जाए, तो ऐसे करके हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आप बिल्कुल रेडी रहें, बिल्कुल आप अपने हथियार ताने तन्नाए रहें कि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। ये स्टूडेंट मैंने आपसे क्या कहा कि जैसे जैसे ये वीडियो बढ़ती चली जाएगी आगे, वीडियो भले ही मैं लंबी बनाऊंगा ये, क्योंकि बनानी भी चाहिए, कम से कम 15-20 क्वेश्चन तो इस वीडियो में हो ही जाए। तो ये 8वां क्वेश्चन, अभी भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, वो इस वीडियो में आगे आएंगे। बिल्कुल थोड़ा सा सस्पेंस बना रखो, बहुत अच्छा लग रहा होगा। देखो मुझे बहुत मजा आ रहा है भाई क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है। भले थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है, लेकिन तब भी अगर आप मेहनत करेंगे तो चीजें आपके सामने चीजें अच्छी होंगी। तो ठीक है ना, बस डीमोटिवेट नहीं होना है, लगे रहना है, आपको नंबर भी आएंगे और आपको मैथ समझ में जाएगा। थोड़ा सा फास्ट बेटा चलना ही पड़ रहा है, क्योंकि हाफ ईयरली आ रहे हैं, फिर यार नवंबर दिसंबर आ जाएगा। अगर यार हम सिर्फ बहुत हल्के हल्के चलेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो थोड़ा अपने आप की भी स्पीड बढ़ाओ, थोड़ी हम भी अपनी स्पीड बढ़ा के चल रहे हैं, तभी थोड़ा सा स्पीड मेरी स्पीड थोड़ी मैच करो, अच्छा लगेगा। तो जो आगे क्वेश्चन होंगे वो आपको नेक्स्ट स्लाइड पर। अब स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं अपने अगले मकसद पर, अगले क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट आपके सामने कुछ इक्वेशंस लिख रखी है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और मैंने राइट हैंड साइड में लिख रखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के मेथड्स हैं, जिनका एक मेथड सब्स्टिट्यूशन, एक है एलिमिनेशन मेथड। स्टूडेंट्स अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो है ax + by + c = 0, इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक्चुअली में 3 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन,
एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। स्टूडेंट्स क्या था, लास्ट ईयर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन आता था, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आपके न्यू एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से क्वेश्चन आना बिल्कुल जायज है, 100%। बेसिक भी हो सकता है, डायरेक्ट पूछ लें, और हो सकता है स्टैंडर्ड में एक वर्ड प्रॉब्लम के साथ आपसे पूछें। तो मैं दोनों टाइप से बता दूंगा, जिसमें कि बेसिक का भी क्लियर हो जाए और स्टैंडर्ड का भी क्लियर हो जाए। आपके सामने स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है कि ये जो इक्वेशन लिखी है आपके सामने 0.2x प्लस में 0.3y इज इक्वल टू 1.3। तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं? बोलो, अगर पॉइंट हटाओ तो जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो जीरो बढ़ाएंगे। वैसे मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, लेकिन फिर आप मुझसे ये कहते कि सर ये आ कैसे गया? तो इसलिए देखो, पॉइंट के बाद कितने नंबर है? एक नंबर है तो 10 आ गया। पॉइंट के बाद कितने नंबर? एक नंबर है तो 10 आ गया। पॉइंट के बाद कितने नंबर? एक नंबर है तो 10 आ गया। तो क्या 10 से 10 कैंसिल हो गया? बोलो, क्या ये हो गया? बोलो बेटा, 2x प्लस 3y की वैल्यू 13 आ गई कि नहीं आ गई? तो अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये हो जाएगा बेटा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। एक इक्वेशन आपकी फर्स्ट आ गई है, एक इक्वेशन आपकी सेकंड आ गई। हो सकता है मुझे ये क्वेश्चन इधर सॉल्व करना पड़े, तो आप इसको ये माइंड ना करना। तो हो सकता है मैं पूरा जो ये क्वेश्चन है पूरा एक बार में ही करा पाऊंगा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और इसमें आसान होते हैं। लेकिन अब इसमें सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक को सब्स्टिट्यूट कर दो, या तो x को सब्स्टिट्यूट कर दो या तो y को। कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू या तो इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो, या तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल लो। समझ में आया? x की वैल्यू y के टर्म्स में या y की वैल्यू x के टर्म्स में, ठीक है ना? तो यहाँ पर बेटा ये लिखा हुआ है कि 2x को मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ 13 माइनस 3y। बोलो भाई, हम जब 3y को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, बेसिक सी बात है। तो x की वैल्यू बेटा यहाँ पर कितनी आ गई? 13 माइनस का 3y और अपॉन में 2। बोलो, क्लियर ना? देखो ना, 2x इक्वल टू 3y को मैंने उधर भेजा तो 13 माइनस 3y, तो x की वैल्यू 2 क्या आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा। अब इस पूरी वैल्यू को आप यहाँ पर उठा के रख दो इस वाली इक्वेशन में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड 4, 13 माइनस का 3y अपॉन में 2 बेटा, ठीक है ना, प्लस का 5y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा बेटा? 23 हो जाएगा। देखो कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख रहे हैं। 2 2 जा 4, 30 2 जा 26। बोलो, 3 2 जा 6y प्लस का 5y इस 23 को मैं इधर ले आया हूं, माइनस 23 इक्वल टू 0। तो यहां पर आप जरा ये देखो कि -6 और y है तो माइनस का y हो जाएगा, ठीक है ना? और यहाँ पे 26 माइनस 23 हो जाएगा, प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ पर बेटा आ जाएगी प्लस की 3। सही ना? देखो यहीं पर हो गया, y की वैल्यू प्लस की 3 आ गई है, तो यहाँ पर लगा दो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 माइनस 3, 3 जा कितना होता है? 9 अपॉन 2। तो 13 माइनस 9 कितना होगा? 4 अपॉन 2। द वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 3। समझ में आ गया? तो ऐसे करके ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कुछ नहीं करा बेटा मैंने, ठीक है ना? यहाँ पर मैंने 2x प्लस 3y इक्वल टू 30 लिख दिया, ओके। 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 लिख दिया। आप चाहे मैंने पहले क्वेश्चन में x की वैल्यू देखो y के टर्म्स में निकाली, आप इससे भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मैंने जो है x की वैल्यू को यहाँ रख दी, देखो 4 बाहर लिखा, 13 माइनस 3y, फिर ये तो बेसिक कैलकुलेशन थी आई थिंक, ठीक है ना? तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आ जाओ, देखो अच्छी बात है कि ये मुझे पूरे बोर्ड पे नहीं लगाना पड़ा, नहीं तो फिर मुझे एक अलग स्लाइड पे ले जाना पड़ता, फिर क्वेश्चन और ज्यादा लेंथी हो जाता। तो ऐसे करके अब देखो मेरा मतलब क्या है बेटा, अब समझो बेवकूफी क्या करते हैं बच्चे। क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, क्वेश्चन चिल्ला के कह रहा है कि मुझे सॉल्व करो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मुझे सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड से। कहोगे हाँ सर, तो इसमें खास बात क्या है? आपने खास बात क्या बताई? तो अभी हमने खास बात बताई नहीं है, सुनो ध्यान से। तो यहां पर अगर क्वेश्चन आपसे चिल्ला चिल्ला के कहे कि आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जो इक्वेशन है उसको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो भैया सब्स्टिट्यूशन से ही करना। अगर एलिमिनेशन मेथड से कर दिया गलत हो जाएगा, 0 मार्क्स देगा वो अगर आंसर आपका सही आया है। और अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो कि इसमें किसी भी मेथड से करो तो भैया एलिमिनेशन मेथड चुपचाप लगा देना, नहीं तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। खैर अगर आप ट्रेंड है तो कर लेंगे, लेकिन हम क्यों यार सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें? अगर क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला कह रहा है सब्स्टिट्यूशन से करो तो हम करेंगे, अदरवाइज आप सारे क्वेश्चन को एलिमिनेशन से इस बेटा सॉल्व करना, ठीक। अब बेटा यहां पर हम इस वाली क्वेश्चन देखो, हम ये क्वेश्चन मैं क्यों लेकर आया हूं? मैं ऐसी क्वेश्चन भी ला सकता था 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। मैंने क्या कहा? क्वेश्चन भले ये करेंगे, सीखेंगे ज्यादा। मैं ऐसी क्वेश्चन को भी ला सकता था, देखो ये क्वेश्चन तो मेरे को बनी बनाई, अरे बना बनाए खाना तो सब खा लेते हैं, ठीक है ना? मैं ऐसी क्वेश्चन लेके आया जिसको मैं खुद बनाऊं, खाना मैं खुद बनाऊं, फिर मैं उसको खाऊं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे ही मैं चाहता तो नॉर्मल इक्वेशन ला सकता था, लेकिन मैं यहाँ पर फ्रैक्शन वाली इक्वेशन को लेके आया हूं, जिससे कि मैं इसको पहले नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा, फिर इसको सॉल्व करूंगा, ठीक। तो यहाँ पर x/3 प्लस y/4 क्या जो बेटा इसका एलसीएम है, क्या इसका एलसीएम 12 हो जाएगा? 4 3 जा 12, हाँ जी हो जाएगा। x को ऐसे लिख लो, 3 4 जा 12, 4 3 जा
12 इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा बेटा 4x प्लस 3y और 12 4 जा कितना आ जाएगा बेटा 48 हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर आप ये देखिए खैर इसका जो एलसीएम है वो 24 आएगा। खैर हम अभी देख लेते हैं। खैर अगर आपको एलसीएम नहीं पता तो आप एलसीएम ले सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं। 2 2 जा 4, इधर आप एलसीएम ले सकते हैं 1 और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर आप देखें 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24। मैंने फिर से आपसे कहा था 24, इसका एलसीएम आएगा 6 और 8 का, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो यहाँ पर आप इस इक्वेशन को ऐसे करके बना लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो एलसीएम हो जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा 24 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। 5x इंटू 6 6 1 जा 6, 2 जा 12, 6 4 जा 24, सही है ना। और y इंटू 8 3 जा 24 इक्वल टू 4, 6 चौक 24, 8 3 24, ठीक है ना। तो यहाँ से बेटा कितना आ जाएगा, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 20x, ये हो जाएगा माइनस का 3y, 4 चौक 16 का 6, यहाँ से लगाए 4 दूनी 8 और 1 9, 96, सही है ना। 96 को जरा अच्छे से लिखो, क्लियर दिख रहा है, बहुत काला हो गया। यहाँ पर ये आ रहा है 96, ठीक है ना। 96 इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लो। अब इसमें करना क्या है ये देखो पहले, ठीक है ना। अब आप इसमें कोई से भी, आपकी जो भी मर्जी हो, आप इसमें कोई से भी एक एक कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो, मतलब एक जैसे कर दो। यहां पर क्या है 20, यहां पर क्या है 4। अब मुझे इसको क्या बनाना है, अगर मुझे इसको जैसे मान लो जैसे ये 4x प्लस 3y है, चाहे कोई, अरे यहाँ तो यार बन ही गया, ऐसे बन गया, डायरेक्ट बन गया यार। ये तो मुझे कोई दूसरी इक्वेशन लानी चाहिए थी यार, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया भाई। तो यहाँ पर तो ये 8 3 जा 24, अब देखो यहाँ पर तो जरूरत ही नहीं है, ये दोनों साइन आपके ऐसे ही बन गए। मैं साइन को चेंज करता, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। एक वेरिएबल आपको एलिमिनेट करना होता है, तो ये हो जाएगा 24x, 8 और 14 का 4, हासिल लगा 1 9 4 13 और 1 14, तो ये आ गया x की वैल्यू आपके पास आ गई 144/24, ठीक है ना। अब इसको आप कैंसिल कर लीजिए, 12 2 जा 24 और ये 12, ठीक है, 2 6 12, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई। ये हो यार, मैं सोच रहा था कि इसमें दोनों से, ये देखो 3y और 3y बेटा ये इक्वेट हो गए, तभी मैंने इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। मैं ये सोचा था ये इक्वेट ना हो, मैंने एक रैंडम मैंने क्वेश्चन उठाया था। खैर कोई बात नहीं, आपको ये आता भी होगा, खैर कोई नहीं। तो x की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू को आप यहां लगा दें, 6 4 जा कितना होता है 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 48, तो 3y की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 48 माइनस 24। मैं ये सोचा था थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाए, थोड़ा सा और टफ हो जाता है, जिसमें आप समझ लेते हैं इक्वेट कैसे करेंगे। खैर ये मैं आगे बता दूंगा आपको। 8 में 4 या 4 और 2 3 8 कितना होता है 24 होता है। अगर आप 8 और 6 को पैरेलल अपने वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप यहां पर रख दें 8/3 नहीं, यहाँ पर आप रख देंगे कि 6/3। अगर आप चाहें इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं मेरा आंसर सही है कि नहीं। तो ये x/3, x की वैल्यू मैंने कितनी निकाली 6/3, ठीक है। y/4, y की वैल्यू मैंने कितनी निकाली 8/4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 7, 3 2 जा 6 होता है। तो देखो 2 + 2 कितना आ गया, 2 + 2 4 आ गया। अब आप चेक कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड में भी क्या है 4 है। तो ऐसे आप अपने इक्वेशंस को, मतलब ऐसे आप अपने क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि मैथ का पेपर ऐसा ही होता है। कोई जरूरी नहीं कि जब टीचर चेक करे हमें मार्क्स बताए तभी हम अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अपने हर क्वेश्चन को मैथ में वेरीफाई कर सकते हैं कि ये मेरा क्वेश्चन सही है कि नहीं। तो अब बेटा मेरा कहने का मतलब ये है कि अब मैं वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा इसके बाद, तो मैं वर्ड प्रॉब्लम में सिर्फ इक्वेशन बना के दिखाऊंगा, फिर मैं छोड़ दूंगा उसके बाद, ठीक है ना। मैं इक्वेशन बना के दिखाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि अब मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड दोनों बता दिया है। क्योंकि अब मैं फिर से वो बताऊंगा तो फिर से तो सेम कंटेंट में क्या है उसको बार बार बताऊं। तो मैंने 2 इक्वेशंस आपको अलग मेथड से सॉल्व करके दिखा दी। अब मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा, वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशंस आपको बना के दिखा दूंगा, फिर मैं आगे छोड़ दूंगा एक्स क्वेश्चन मार्क बाय क्वेश्चन मार्क। लेकिन जो ईमानदारी है वो पीक पर होनी चाहिए, ओपी ईमानदारी। आप जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना, नहीं तो अपनी कॉपी पर उसको लिख लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम सीधा से चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम पर। अब स्टूडेंट्स करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा आई एम सॉरी, मैं इस वीडियो में सिर्फ 12 क्वेश्चन ही करा पाऊंगा, क्योंकि वीडियो बेटा मेरी जो मैंने बैटरी देखी 10% बैटरी है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं यही क्वेश्चन आपको करवा पाऊंगा। 95% पे मैंने शुरू करा था और धीरे धीरे 10% पे आ गई है। तो आई एम सॉरी, तब भी मैंने इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए हैं। बाकी आई एम सॉरी, मैं माफी मांगता हूं आपसे। बाकी मैं आगे आने वाले वीडियो में बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा आगे भी। तो अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो ये 2 क्वेश्चन के बाद हमारे इस वीडियो को मैं एंड कर दूंगा। अब देखिए बेटा, हमें फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। फ्रैक्शन का मतलब आप जानते हैं, आप फ्रैक्शन रिप्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ होल। तो इसमें स्टूडेंट्स में न्यूमरेटर को एक्स वेक्टर ले रहा हूं, बोलो, और डिनोमिनेटर को मैं y लेट कर ले रहा हूं। तो मुझे इसमें x/y की वैल्यू क्या करनी है बेटा, निकालनी है, ठीक है ना। तो मुझे इसमें x/y की वैल्यू निकालनी है, तो हम निकाल लेंगे। देखो पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। भैया जो फ्रैक्शन है वो कितना बच्चे आ रहा है 9/11। कैसे आ रहा है कि इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जब हमने न्यूमरेटर में भी 2 को जोड़ दिया और डिनोमिनेटर में भी 2 को जोड़ दिया। इफ वी ऐड
if we add 2 to the numerator as well as 2 to the denominator, then the fraction is equal to 9/11. देखिए, अब fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. ठीक है ना? तो ये पहली इक्वेशन बच्चों आ जाएगी, आप सॉल्व कर लेंगे, बोलो 11x plus 22 is equal to 9y plus 18. बोलो बेटा, इसको सॉल्व कर लेंगे कैसे? 11x plus 22 minus 9y minus 18. देखो एक इक्वेशन बन जाएगी। अब दूसरी देखो, if 2 is added to both the numerator and denominator, if 3 is added to both the numerator and denominator, अब आपको 3 न्यूमरेटर में और 3 डिनोमिनेटर में जोड़ना है। जो फ्रैक्शन है वो कितना आ जाएगा? 5.6 आ जाएगा। ये हो जाएगा 6x plus 18, ये हो जाएगा माइनस का 5y माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों आ जाएगा 6x माइनस 5y, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 18 में से 15 आ गया, प्लस का 3 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लोगे, ये कितना आ जाएगा? 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। देखो बेटा, पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये। बोलो, अब तो सॉल्व कर सकते हो ना एलिमिनेशन मेथड से। और जो आपकी x और y की वैल्यू आ जाए तो फ्रैक्शन जरूर निकाल लेना, x अपॉन y। ठीक है ना? तो मैं अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन काफी बढ़िया है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आ जाओ लास्ट वाले क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन 100% आपको अपने स्टैंडर्ड के पेपर में देखने को मिलेगा। बेसिक में तो खैर ये नहीं आता है।